भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां आग के तांडव की खबर है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आग लगी है। बैंक में कई जरूरी कागजात भी इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। आज बैंक में अवकाश है। बंद होने के चलते आग बुझाने में मुश्किलें हो रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी हालांकि जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। बिजली घर चौराहे के पास आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें आग लग गई। लोगों ने धुआं निकलते देखा। इतना तो साफ है कि बैंक के अंदर रखे कागजात, जिसमें कई जरूरी कागजात भी होंगे, जलकर राख हो चुके हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आग लगी हुई है। चूंकि आज अवकाश का दिन है, आज बैंक बंद है, इसलिए आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत दिक्कतें आ रही है। बैंक में आग लगी हुई है और एक दमकल आ गई है और तुरंत पूरे हमारे अधिकारी, कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। जल्दी आग पर काबू पा दिया जाएगा। सर, आज शनिवार है और बैंक बंद है। बैंक के अधिकारियों को सूचित किया गया है? हाँ, बैंक के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। एक बैंक के कर्मचारी आ भी गए हैं, औरों को सूचना दी जा रही है। कितना नुकसान बताया जा रहा है? लगे अभी नुकसान का आंकलन तो बाद में किया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले अपडेट्स जानते हैं। सहयोगी दीपक पुरी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, सबसे पहले अपडेट्स। देखिए स्वप्निल, ये कोऑपरेटिव बैंक का मामला है जहां पर ये शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है कि आग लगी है, लेकिन अभी भी जो आग बुझाने की कवायद है वो की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। लगातार आग बुझाने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि आज अवकाश का दिन है और जो बैंक है वो पूरी तरह से कोऑपरेटिव बैंक है वो बंद है। अब ऐसे में यहाँ के बैंक के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और तालों को तोड़ करके जो है अब जो फायरमैन है वो अंदर घुस के आग बुझाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो कागजात है वो जल करके यहाँ पर राख हो चुके हैं और कितना नुकसान हो गया है ये तो बाद में ही आकलन लगाया जाएगा जब बैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार आग बुझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में फायरमैन और यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है और अब वो अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं गेट को तोड़ करके और लगातार अंदर से आग जो है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अपडेट हम ये दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं कि किस तरह से बैंक में जो है आग लगी है और लगातार अभी भी जो है आग बुझाने की कवायद जारी है। जी स्वप्निल। दीपक, क्या ये श्योर हो चुका है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी या इसके पीछे कोई फाउल प्ले है, किसी ने आग लगाई हो? देखिए, प्रथम दृष्टया जो है वो शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है, लेकिन अब तो ये इस मामले में हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि ये तो जांच का विषय है कि आग जो है किस कारण से लगी है, लेकिन फिलहाल जो कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। दौसा में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हाथों में हथियार लिए बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आए। बदमाशों के हाथ में तलवारें थी, सरिया था, डंडे थे, हॉकी स्टिक थी और वो इसे सड़कों पर लहराते हुए अपनी गाड़ी पर मदमस्त होकर जा रहे थे। बेखौफ बदमाशों की ये करतूत, ये हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। हथियारबंद बदमाशों को देख शहरवासी डर गए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, 2-3 युवकों को तो हिरासत में लिया गया, अन्य की तलाश जारी है। खबर कोटा से, जहां ग्रामीण इलाके में बदमाशों ने हमला कर एक सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। बाइक से खेत की तरफ जाते समय पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला बोला। घायल शिक्षक रामेश्वर मीणा को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। मृतक शिक्षक राजेंद्र मीणा बिस्लाई गांव के निवासी थे, जो कि मोरपा डहरा विद्यालय में कार्यरत थे और खेती बाड़ी का काम होने से अपने गांव बिस्लाई आए हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। फिलहाल हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है। शहीद स्मारक पर आज उनके धरने का 86वां दिन है। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की इनकी मांग है। इस बीच एक और स्वास्थ्य सहायिका की तबीयत बिगड़ने की खबर है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। की तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो लगातार धरना जारी रखे हुए हैं और अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रखा जाएगा। लेकिन आज
भूख हड़ताल भी जो है वो दूसरा दिन है और भूख हड़ताल इन लोगों द्वारा शुरू कर दी गई है और अब ये इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो भूख हड़ताल करेंगे और इस भूख हड़ताल के साइड इफेक्ट भी अब सामने आने लग गए हैं। 2 कोविड स्वास्थ्य सहायिकाओं की तबीयत जो है वो आज बिगड़ी है और उन्हें अस्पताल जो है वो भिजवाया गया है। तो इन लोगों का जो जिस प्रकार की मांग है संविदा कैडर में शामिल करने की उसको पर जो है वो तमाम तरह से ये अड़े हुए हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर अब भूख हड़ताल जो है वो लगातार जारी है और क्या कुछ किस प्रकार से इनकी रणनीति अब रहने वाली है इनके नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं। मोहन, भूख हड़ताल की जा रही है और 2 स्वास्थ्य सहायकों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 86 दिन हो गए शहीद स्मारक पे रुके हुए हैं। आज कल से जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे हमारे 51 साथी, उसमें से 3 साथियों की तबीयत खराब हो गई। 3 साथियों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, खुद अपने साथियों ने यहाँ से उठा के रोड पे जाके खुद ने ऑटो रिक्शा करके एम्बुलेंस की व्यवस्था खुद करके और एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं है। न सरकार वार्ता करना चाहती, न साथियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पे है। तबियत बिगड़ गई तो राज्य सरकार खुद गहलोत सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहता हूँ इन साथियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये साथी उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होंगे अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी। आप लोगों की वार्ता हुई थी और कुछ आश्वासन भी आप लोगों को दिए गए थे, फिर क्यों आप लोग अड़े हुए हैं आंदोलन को जारी रखने में? आश्वासन जब भी वार्ता हुई उसमें आश्वासन के सिवाय सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुई। स्पष्ट वार्ता अभी तक नहीं हुई। जिस प्रकार से धर्मेंद्र राठौड़ जी से वार्ता हुई कि एक बार सभी साथियों को हम रोजगार देंगे, उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को हम कैडर में लेंगे। पहले मांग ये थी कि सभी साथियों को रोजगार दे और उसके बाद में 8,000-9,000 साथियों को कैडर मिले। परंतु दोबारा जब वार्ता हुई धर्मेंद्र राठौड़ से, उन्होंने ये कहा कि हम एक बार सभी को रोजगार नहीं दे सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 8,000 या 9,000 साथियों को पहले रोजगार देंगे। तो हमारी मांग है पहले सभी साथियों को एक बार नियमित रोजगार के ऊपर बहाली करें उन सभी साथियों को और बाद में आपकी जो प्रक्रिया उसको 2 या 3 माह में पूर्ण करें। कब तक या क्योंकि अब तो किसी प्रकार की वार्ता हो नहीं रही, अब कब तक बैठे रहेंगे? और क्योंकि अब तबीयत बिगड़ रही है, ऐसे में दिक्कतें हो सकती है आप तमाम साथियों के लिए। आपके जिस प्रकार कोरोना के अंदर हमने सेवाएं दी है और 86 दिन पे हम यहाँ रुके हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जब 86 दिन यहाँ रुक गए तो बिना नौकरी के तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। पहले भी हमारे साथी जब इतनी तपती धूप के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे तभी भी हम यहाँ बैठे थे। भारी बरसात भी होगी तभी भी हम यहाँ रुके रहेंगे जब तक हमारी मांग। अजमेर में भाजपा ने इंदिरा गांधी सरकार में लगे आपातकाल को याद दिलाते हुए काला दिवस मनाया। सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस शासन के दौरान हुई दमनकारी नीतियों की आलोचना की। कहा, आज कांग्रेस जिस संविधान की दुहाई दे रही है उसे अपने अतीत में झांकना चाहिए। तो मेरे स्थान को सुरक्षित रखते हुए परिवार ने 45 साल पहले आपातकाल लगा, वो एक अलग तरह का आपातकाल था। कांग्रेस द्वारा खुद के अस्तित्व को बचाने के लेके, खुद के परिवार को बचाने के लेकर के जो आपातकाल लगा वो आज से 45 साल पहले लगा था और वो सबसे लंबा आपातकाल था। 21 महीने का आपातकाल लगा 1975 से लेकर 1977 तक और इतना बड़ा आपातकाल लेकर के लगा। और आम जनता, आपने देखा हो तो प्रेस की भी आजादी उस वक्त। खबर 12 से जिले में प्री मानसून की बारिश के चलते अब लोगों के घरों में गंदा पानी आ गया है। गंदा पानी पीने की वजह से लोग उल्टी, दस्त, डायरिया के शिकार हो रहे हैं। शहर की कई कॉलोनियों में गंदा पानी आने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद जलदाय विभाग मौन बैठा है। के साथ 8 दिन हो चुके हैं कम से कम, और हमारे पास मोबाइल में फोटो पड़ा है। बिल्कुल गंदा पानी हो रहा है, बिल्कुल गंदा, पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है 1% भी। मतलब कि नाली को जो पानी नालियों का ये मिक्स आ रहा है। कितने परेशान हो? बिल्कुल खराब से 15,000 रुपया लगा तुम्हारे प्रिया हॉस्पिटल बढ़ती जी। आज परसों दिन छुट्टी करा लाया। पानी की वजह से? पानी की वजह से आज पीता है फिर मार पाचो पेट दुख बला पीड़ो पीड़ो पानी आ रही, बीमार हो रहे। ये कहाँ भर्ती रहा? कितने रुपए लग गए? शांति हॉस्पिटल में। कितने हजार रुपए लगे? 12,000। पानी की वजह से बीमार? पानी का वजह से ना, की वजह से ना हो रही होने का ना का होता ना।
जैसलमेर में बरसात का दौर शुरू हो चुका है। शहर के नाले और नालियां जगह जगह से कचरे से अटे पड़े हैं। ऐसे में बुधवार की बरसात के बाद नाले ओवरफ्लो हुए। सड़कों पर 2.5 फीट तक गंदे पानी की नदियां चली। न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर का असर हुआ है। नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया। नालों की सफाई के लिए टीमें लगाई। हालांकि सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरण नहीं दिए गए, जिससे उनकी जान जोखिम में। बारिश के बाद अब नगर परिषद की आंखें खुली है और सफाई की जा रही है, लेकिन उस सफाई में भी कहीं ना कहीं लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची और पूछा तो सिर्फ 2 हेलमेट और कुछ जूते आए हैं। बाकी वहां देखिए एक कर्मचारी जो है वो अभी भी बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बिना जूतों के और बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के अपनी जान जोखिम में डालकर इस स्वर्ण नगरी की सफाई कार्य से सुनहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ नजर आती है कि किस तरह से नगर परिषद की उदासीनता है। देखिए ये व्यक्ति पानी में उतरा है, लेकिन अभी भी हाथ में ग्लव्स नहीं पहने इस व्यक्ति ने, क्योंकि ग्लव्स है ही नहीं तो पहनेंगे कहां से, और अगर है तो कहां है। कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अधिकारी मौजूद है। जब हम वहाँ पहुंचे और उन्हें बताया तो उन्होंने जरूर कुछ खाना पूर्ति के ग्लव्स मंगवा लिए हैं। मैडम, किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है? कहीं ना कहीं इनकी जान जोखिम है, ना तो ग्लव्स है ना ही हेलमेट है। इनको सेफ्टी गियर्स जो है संवेदक की जिम्मेदारी है, वो सारे सेफ्टी गियर्स संवेदक को इनको उपलब्ध कराने होते हैं। सारे जो कर्मचारी वो संवेदक के हैं, क्या कोई कर्मचारी नगर परिषद का नहीं है? और है तो इन्हें पाबंद क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ नहीं, सेफ्टी के लिए पाबंद किया जाता है। हम हमेशा ठेकेदार को नोटिस के जरिए भी पाबंद करते हैं कि वो सेफ्टी गियर पहने। अभी जो है ये सेफ्टी गियर्स, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो ही क्यों मंगवाए गए, पहले क्यों नहीं कहा गया, पहले क्यों नहीं मंगवाए? नहीं, पाबंद किया हुआ है, अपने पास सेफ्टी गियर्स है भी, उपलब्ध भी है। तो इनकी जान अभी भी जोखिम में है, कहीं ना कहीं ना ग्लव्स है। ये तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये क्योंकि नाला जो है इतना मतलब गहरा नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है ये नाला, तो इसमें ऐसी कोई सेफ्टी वाला इशू नहीं है। वही मुख्य सड़क है जहां से पर्यटकों की जैसलमेर शहर में एंट्री होती है। गड़ीसर से लेकर हनुमान सर्किल तक का ये दृश्य है। कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है। नियमित सफाई के दावे करने वाली अब ये नगर परिषद इन कचरे के साथ गंदगी में लिप्त है। न जाने क्यों इस तरह की लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि इन लोगों की, सफाई कर्मियों की, जो इस जैसलमेर को, हमारे शहर को सुनहरा बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सफाई करते हैं, कम से कम उन्हें सुरक्षा उपकरण तो पहुंचने ही चाहिए। अधिकारी ठेकेदार पर जो है वो दावे कर रहे हैं कि ठेकेदार की ये व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी वहां मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुनहरा जैसलमेर सुनहरा रह पाएगा? श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। महिला के कपड़े पहनकर अपने दोस्त को डराने का प्रैंक वीडियो बनाना 2 लड़कों को भारी पड़ा। कॉलोनी में एक बच्ची को उठाकर ले जाने की अफवाह फैली। कॉलोनी के लोगों ने दोनों को पकड़कर पीट दिया। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाई। पूछताछ में लड़कों ने प्रैंक वाली सच्चाई बताई। बाद में पुलिस ने दोनों को छोड़ा। कोटा के नाता इलाके में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। समाज की बैठक के दौरान धारदार हथियारों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया। संघर्ष में करीब 6 लोग घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक पक्ष ने तलवारों, चाकू से हमला कर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मीडिया से हूं, 1 मिनट सेकंड मीडिया से हूं, 1 मिनट। नानका से लड़ाई हुई है। लाडूनाथ, अमरनाथ, जिसने लड़ाई करी है, तलवार थी। अमरनाथ का हाथ में तलवार थी सर, लाडूनाथ का हाथ में गंडासी थी सर, और कलानाथ के हाथ में ये चाकू था सर। ये सर साधन था सर, तलवारा ऐसा था, कट्टा था। पप्पू लाडूनाथ का लड़का, जिसके हाथ में राइफल था, राइफल कट्टा था सर। हमारे उनके नारियों ये तलवार से उनका माथे भी तलवार से झुक गया कि हाथ में उनका मेरा तलवार से हमला करा है। तलवार से गंडासे भी थे, जो वैसा गंडासा। किसने हमला करा है? लाडूनाथ, कलानाथ, हीरानाथ, अमरनाथ कुमार, पप्पू, सतीश। कोटपुतली में हाईवे से गुजरने वाले चालकों के साथ आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं। बीती रात ढाबे पर ट्रक में सो रहे चालक की जेब से करीब 30,000 रुपए चोरी हो गए। पीड़ित ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस जांच कर रही है।
मैं जयपुर की तरफ से आ रहा था और रास्ते में खाना खा के और ये होटल पे खड़ी करके सो गया था और मेरे जेब में से 30,000 रुपये निकल गए, 30,500। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सीकर जिले के नेचवा उपखंड के कोठियारी गांव पहुंचे। उन्होंने पूर्व जिला प्रमुख सावरमल मोर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी इलाके के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उन्होंने अपने इलाके के लिए जो भी मांगा मुख्यमंत्री ने दिया। योजना का काम शुरू हो गया है, आगे बढ़ाना चाहिए। केंद्र दे या नहीं दे, हम लोग लड़ते जाएंगे, पर रोका नहीं हमने। तो मंत्री जी को भी चाहिए, राजस्थान के हित में, आप राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मंत्री केंद्र में इतना इम्पोर्टेंट विभाग आपके पास में है कि आप एक योजना को प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके आप क्या उसको राष्ट्रीय परियोजना, जो एक भी नहीं है आज तक इतिहास के अंदर, राजस्थान की एक भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं बन पाई है, तो क्या वो इस योजना को नहीं बनवा सकते हैं। सीएम गहलोत ने महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी दृष्टि में वहां भी हॉर्स ट्रेडिंग ही हो रही है। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत ही अशुभ संकेत है। पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में, ये बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, बहुत ही अशुभ संकेत है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। और पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए। पब्लिक ही माई बाप होती है, लोकतंत्र वही सरकार बनाती है और वही घर भेजती है। तो ये जो गवर्नेंस हो रही है दिल्ली में, ये सबको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सब लोग घबराए हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा अपना सपनों का घर हो, लेकिन योजना बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। आइए जानें कि वे क्या हैं। आपके सपनों के घर के दरवाजे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो आपके रूम का दरवाजा हो या फिर मुख्य द्वार। हर दरवाजा आपको एकांत और सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर की संरचना के अनुसार किस तरह के दरवाजे और उनके लिए सामग्री के विकल्प क्या हैं, इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। कोटा में लहसुन किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। सरकारी स्तर पर लहसुन की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में नाराजगी है। खरीद शुरू नहीं होने से लहसुन स्टॉक बारिश में खराब हो रहा है, इससे किसान बर्बादी की कगार पर है। किसानों ने मंडी बंद कर लहसुन में आग लगाकर गुस्सा जाहिर किया और आंदोलन की चेतावनी दी। इस साल हाड़ौती क्षेत्र में लहसुन की बम्पर पैदावार की है किसानों ने, और सरकारी कांटे पे लहसुन तुल जाए, इस वजह से सभी किसानों ने लहसुन को स्टोर कर रखा है और सरकारी कांटे पे सरकारी खरीद नहीं हो रही है। इस वजह से सभी ने स्टॉक कर रखा है और सभी किसान परेशान हैं। बरसात हो गई, इस वजह से मौसम में नमी हो गई, नमी होने के कारण लहसुन खराब हो रहा है। सड़कों पर उतर रहा है, ऐसी धूप में बैठा है, इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी फसल का दाम मांगता है। किसान भीख नहीं मांगता है, फिर भी सरकार हमारे किसानों की, इस देश के अन्नदाताओं की नहीं सुन रही है। और किसान को इतनी मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। दूर दूर से हमारे किसान परेशान होकर यहाँ पे आए हैं, फिर भी हमारी ये सरकार इतनी बारी हो रही है कि बिल्कुल हमारी सुनाई, किसान संघ की सुनाई नहीं कर रही है। हमारे हाड़ौती में जो लहसुन की फसल है, लोगों की मुख्य आजीविका है किसानों की, और किसानों के साथ साथ हाड़ौती पूरा क्षेत्र इस पर टिका हुआ है। आज वर्तमान में हाड़ौती में जो लहसुन की फसल है, उसमें भरने का जो बोरा होता है उसको कट्टी बोलते हैं, और आज जो मंडी में रेट है तो कट्टी की कीमत और कटाई की कीमत भी नहीं निकल पाती है।
जैसलमेर में लोगों को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों पर नकेल कसने में विभाग जुटा है। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर 17 दुकानों से सैंपल लिए गए। सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया। साथ ही बाट निरीक्षक ने कार्रवाई कर 7,000 का जुर्माना वसूला, जो राज्य सरकार के खाते में जमा कर दिया गया। खाद्य अनुज्ञा पत्र लाइसेंस बनवाने के लिए सीएमएचओ कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 18 कारोबारियों ने खाद्य अनुज्ञा पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया। राज्य सरकार के निर्देशन में 10 जून 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चालू किया गया है। नमूने ले चुके हैं, जिन्हें जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया है। वहां से जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कर मिलावटियों के खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। जिले वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं से भी वो खाद्य सामग्री खरीदें। अगर पैकिंग खाद्य सामग्री है तो उस पर निर्माण तिथि और उसका बेस्ट बिफोर देख लें, तथा साथ ही अगर कोई खुली खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो उस खुली खाद्य सामग्री को अच्छी तरह देख परख कर ही लें, क्योंकि पुरानी होने पर ऐसी खाद्य सामग्रियाँ खराब हो जाती है। उसमें किसी तरह की भी गंध आ रही हो तो ऐसी सामग्री को न खरीदें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।